अस्सलाम वालेकुम। कई सालों से सवालात किए जा रहे हैं कि कायद आज़म का कत्ल हुआ। कायद आज़म के साथ बदतरीन सलूक किया गया कि जब वो हालत बीमारी में थे। एम्बुलेंस का किस्सा, शहीद नवाबज़ादा ख़ान लियाक़त अली ख़ान पर रकीक इल्ज़ामात कि जब वो कोयटा पहुँचे तो कायद आज़म ने ये कहा कि ये मुझे सिर्फ़ इसलिए देखने आए थे कि मैं कब मरूंगा। ये वो बातें हैं कि जिनको एक मखसूस तबका उछालता है। हम इस वीलॉग में ये तय करेंगे मुस्तनद किताबों के ज़रिए कि क्या वाकई कायद आज़म का कत्ल हुआ, क्या वाकई ख़ान लियाक़त अली ख़ान ने उनके साथ ज़्यादती की, और सारी चीज़ें जो हैं वो किताबों के हवाले से हम तहकीक जो सामने है बिल्कुल वो पेश करेंगे। और ये जो किताब है मेरा भाई, इसकी असलियत और इसको उछाले जाने की वजह जो है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये वीलॉग हो सकता है कि तवालत इख्तियार करे तो हम इसको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में भी करें, मगर आधा घंटे के अंदर हम अपनी गुफ्तगू को तमाम करेंगे। ख़ान लियाक़त अली ख़ान, जिनका यौम पैदाइश 1 अक्टूबर है जो अगले 6 दिन में आएगा, और इनका यौम शहादत 16 अक्टूबर जो अगले 3 हफ्ते में मनाया जाएगा। ये एक ऐसा मौका है इस मज़लूम शहीद कि जिसको 78 साल हो गए शहीद हुए हुए, ये तो ज़िंदा जावेद है, मगर इसके दुश्मन जो हैं वो भी सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हम जो किताबें यूज़ करेंगे उनमें जो सबसे अहम किताब है वो माय ब्रदर बाय फ़ातिमा जिन्ना, और ये मैंने डाउनलोड की है साई पावर की वेबसाइट से। और जो कायद आज़म के जो आखिरी मालिश थे लेफ्टिनेंट कर्नल इलाही बख्श, उन्होंने याददाश्त जो लिखी थी विद द कायद आज़म ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज़, उससे हम इक़्तबासात लेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि हम जो है ज़ुबैदा मुस्तफ़ा के बहुत सारे सवालात हैं, उन्हीं सवालात को हम रिपीट करेंगे जो जिनका मेरे ख्याल में इंतकाल हो गया इस साल या पिछले साल। उन्होंने तनकीदी निगाह डाली थी इस किताब पर और इन इल्ज़ामात के ऊपर, और तकरीबन मैं भी वही काम कर रहा हूँ लेकिन मुकम्मल हवालों के साथ। और ये किताब है इंडियन समर, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ एन एम्पायर बाय एलेक्स वॉन टंजलमैन। इस किताब में बड़ी ही सनसनीखेज़ चीज़ें हैं, उनमें से कुछ हम आपके सामने पेश करेंगे तो आपको कुछ उक़्दे खुलेंगे। और इसके साथ साथ जो है फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर की किताब है। इसमें हवाले बड़े मुस्तनद हैं, बड़ी मुस्तनद किताब है। ये सारी जो किताबें हैं मुस्तनद तरीन हैं जो इंग्लिश राइटर्स की हैं। इंडियन समर मैंने जिक्र कर दिया, और हम माय ब्रदर जो है इसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे। ये पाकिस्तान की जालसाज किताब है, पहले बताता चलूँ ताकि ज़्यादा सरप्राइज़ आप ना रहें। और इसके साथ जो है ये हम स्टैनली वॉलपर्ट, जिन्होंने मुकम्मल सवानें लिखी हुई है कायद आज़म की, उससे भी हम कुछ चीज़ें लेंगे। और जो है क्या नाम है हेक्टर बुलितो, इनके हवाले मौजूद होंगे। और इसके बाद हम जो है ये हमने किताबों के आपको रेफरेंस दे दिए। एक किताब का मैं सर वक्त लगाना भूल गया, वो है लियाक़त अली ख़ान बाय काज़िम रज़ा, उनके भी हवाला जात इसके अंदर मौजूद होंगे। तो हम अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो करेंगे जनाब डॉन अखबार में 2015 में छपे एक आर्टिकल के जिसको लिखने वाला शख्स जो है उसका नाम है ये जनाब अख्तर बलोच, ठीक है। और इसकी जो तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया है वो अयाज़ लगारी, ठीक है। अब ये लोग जो हैं बहुत ऊपर बड़ी खराफात हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ बताने की कोशिश की है, वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खातिर, यानी पाकिस्तान की नज़रिए के खातिर जो है ये शहाबनामा, और जो मिस्टर मुजाहिद जिन्होंने ये किताब बेसिकली लिखी है माय ब्रदर, इस पे जो है पाबंदियाँ थीं।
और वो चाहते हैं कि इस किस्म की चीज़ों को दुनिया के सामने लाएं। ये बात मैंने आपसे इसलिए शेयर की आर्टिकल, इस आर्टिकल को लिखने के पीछे एक जहनीत है। वो जहनीत क्या है ये आप समझ जाइए। ये महाजरों के ख़िलाफ़ है ये जहनीत। और महाजरों की जो एक सबसे बड़ी जो असास है, जो महाजरों को एक समझ लें कि एक डिफेंसिव लाइन है, वो लियाकत अली ख़ान साहब की है। चूँकि मतरूका सिंध, मतरूका इमलाक, मतरूका ज़मीन, जो भी आप कहना चाहें, उसमें मुसल्लमा जो इंटरनेशनल ट्रीटी कायम की वो खान लियाकत अली ख़ान ने की, जिस पे एक मखसूस तबका जो सिंध का नस्ल परस्त है वो बहुत शदीद नाराज़ और नाला है उनसे, और उनका बस नहीं चलता कि लियाकत अली ख़ान पर जितने हमले ये कर सकते हैं वो करें, मगर सच की बुनियाद पे ये कोई हमला नहीं कर सकते, तो ये झूठ की बुनियाद पे करते हैं। तो अब ये जो है पाकिस्तान की नज़रियात के हवाले से ये कौन से हक़ाइक़ लाना चाहता है। आप अंग्रेज़ी में पढ़ लीजिए, मैं इंग्लिश की ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, वो यही लिखा हुआ है। ये कभी बात नहीं करेंगे कि जी एम सैयद ने और जो 25 मेम्बरान सिंध असम्बली थे वो अपने आप को मुस्लिम कौम परस्त कहते थे। मुस्लिम कौम परस्त के लिए वो इंडिया के 4 करोड़ मुसलमानों समेत सारे मुसलमानों के 10 करोड़ जो आबादी थी उनके लिए पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे। और जो क़याम पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बना, वो 4 करोड़ जो इंडिया में रह गए उसकी बात ये लोग नहीं करते। अगर इनको तहकीक करनी है तो ये तहकीक करें जो आज इंडिया में शदीद जुल्म हो रहा है 78 साल से इंडिया के मुसलमानों के साथ, वो क्यों हो रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों बना, ऐसा पाकिस्तान क्यों लिया गया कि जब ये साफ नज़र आ रहा था कि कत्ल गारत गरी होगी, लोग जो हैं वो हिजरत करने पे मजबूर होंगे, और उसके बावजूद इतने सारे लोग वहाँ रह जाएंगे, तो क्या ऐसा पाकिस्तान सारे मुसलमानों के लिए बेहतर था? दूरअंदेशी की एक मिसाल हमारे पास अबुल कलाम आज़ाद की मौजूद है, हम बार बार शेयर करते हैं, तो हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। मगर ये जो आर्टिकल है जो बदनीयती से लिखा गया है, जिसके अंदर इस पूरे जो माय ब्रदर जो किताब है इससे इक़्तिबासात निकाले गए हैं, आइए अब इन पे थोड़ी सी हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये किताब जो है माय ब्रदर, ये छपी है 1987 में। कहने को ये कहा जाता है कि जी ये किताब तो छप गई थी 67-68 में, मगर ये जो किताब लिखी थी वो बेसिकली फ़ातिमा जिन्ना ने लिखी थी, और लिखने में उनकी जी अलाना ने मदद की थी इस सन 63 और 64 में। मगर सच्चाई ये है कि जी अलाना ने भी कोई सबूत नहीं है कि मदद की हो, और साथ साथ फ़ातिमा जिन्ना ने भी कोई किताब नहीं लिखी, बल्कि वो मुख्तलिफ़ राइटर्स जो इसी किताब के प्रीफेस में लिखा हुआ है, दिबाचे में लिखा हुआ है। और बिल आखिर जो है ये किताब जो है वो कायद आज़म एकेडमी के कुछ लोगों ने कुछ खतूत निकाल कर जो है ये शरीफ अल मुजाहिद साहब ने इसकी एडिटिंग की, और जनाब ये छपी 87 में। हम मान लेते हैं कि इसमें जो इक़्तिबासात जो अख्तर बलोच साहब ने और लगारी साहब ने शेयर किए वो सच्चाई की बुनियाद पर है, हम उसको मान लेते हैं, ठीक है ना, हमें उसको चैलेंज नहीं करते। हम आगे बढ़ते हैं उन्हीं की तफसील में जाते हुए कि उन्होंने सिर्फ वो चीज़ें क्यों नोट की जिनका इशारा गलत ही सही मगर लियाकत अली ख़ान की तरफ जा रहा था, मगर उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों जो अहम है उनको नज़रअंदाज किया। हम उन पर भी बात करेंगे और मज़ीद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आइए ये देखिए जनाब, अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ये करेंगे कि लियाकत अली ख़ान और कायद आज़म में जो रिश्ता था वो कैसा था। मैं ये बड़ी वजाहत के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस्लाम में मौला अली का ताल्लुक़ मूसा और हारून की तरह है रसूल के साथ, यानी रसूल मानिंद मूसा और अली मानिंद हारून। न मूसा जो थे वो पैगाम फैला सकते थे बग़ैर हारून के, और ऐसे ही रसूल के लिए अली की बड़ी अहमियत है। ये तो इस्लाम हो गया, मगर मैं, लियाकत अली ख़ान और कायद आज़म, हम सब रसूल और मौला अली की जूतों की खाक। मगर
अगर इस तमसील को इस्तेमाल करेंगे तो क़याम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तहरीक में खान लियाकत अली ख़ान का भी यही किरदार है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका सबूत मैं यहाँ आपको एक आध सफ़े से दे दूँगा कि जब कायद आज़म ने 1942 में जब पाकिस्तान के ख़त-व-ख़ाल सामने आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम जो है ये इस बात को आगे बढ़ाएंगे, तरवीज देंगे अपने पैगाम की। तो उसके लिए डॉन अखबार का इजरा हुआ। डॉन अखबार के मैनेजिंग डायरेक्टर पहले कौन थे? लियाकत अली ख़ान। लिखते भी थे, चलाते भी थे, सारी जिम्मेदारी उनके पास थी। तो इतनी अहम जिम्मेदारी प्रोपेगेंडे की, यानी इसको आप सेक्रेटरी नशरियात कह सकते हैं, पब्लिकेशन कहते हैं, नशरियात का इदारा, वो लियाकत अली ख़ान के पास था। और यही नहीं, बल्कि जब इंटरिम गवर्नमेंट 46 में बनी थी कांग्रेस के साथ, तो उसके अंदर जो पार्लिमानी लीडर थे वो खान लियाकत अली ख़ान थे। और जो एक वजारत मिली थी फाइनेंस की, वो भी खान लियाकत अली ख़ान को कायद आज़म ने तफवीज़ की थी। क्यों की थी? सिर्फ इसलिए कि जी उनसे दोस्ती थी? नहीं, उनकी दोस्ती की बुनियाद भी ये थी कि उनको लियाकत अली ख़ान पे भरोसा था। अब अंदाज़ा कीजिए, हम इसको लेके चलेंगे वहीं पर कि कायद आज़म की बीमारी और आखिरी दिनों में क्या हुआ, लियाकत अली ख़ान का क्या किरदार है। मगर लियाकत अली ख़ान वो है जिस पे कायद आज़म एतबार इतना करते हैं कि नशर शाहत भी उनके हवाले। उसके अलावा क्या कहते हैं, कांग्रेस की जो कैबिनेट है, एक ही बंदा जो है वो लियाकत अली ख़ान है, पार्लिमानी लीडर भी हैं। और साथ साथ जो है हर मौके पर खान लियाकत अली ख़ान जो हैं वो उनके साथ साथ रहें। और मज़े की बात कि जब कायद आज़म नाराज़ होकर चले गए थे इंग्लैंड हमेशा सेटल होने के लिए, और वहाँ प्रैक्टिस शुरू कर चुके थे, तो 1932 की बात है या 33 की, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है और मैं स्लाइड लगाना भूल गया इसमें। तो कायद आज़म को वापस लाने में सारा किरदार लियाकत अली ख़ान का था। लियाकत अली ख़ान ने कायद आज़म को अप्रोच किया था, उनको समझाया था। वो बेगम राना लियाकत अली ख़ान से उनकी नई शादी हुई थी, वो हनीमून पे गए हुए थे। और बेगम राना लियाकत अली ख़ान और लियाकत अली ख़ान ने कायद आज़म को कन्विंस किया था कि आप वापस आइए, क्योंकि मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है। अच्छा, ये चीज़ मैं और आपके सामने पेश कर दूं, एक और उनके ताल्लुकात का सबूत कि 30 मई 1939 से, ठीक है, 32-33 से इनकी दोस्ती हुई है इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा, ठीक है, समझ एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग हुई है। और 39 में कायद आज़म ने जिन दो अफराद को अपनी विल का, यानी अपनी क्या कहते हैं वसीयत है, उसमें उसका ज़िम्मेदार लियाकत अली ख़ान और फ़ातिमा जिन्ना को बनाया। फ़ातिमा जिन्ना उनकी बहन है और लियाकत अली ख़ान उनके, आप समझ लें, मुंह बोले भाई। भाई ऐसे ही दोस्त जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला अली अलैहिस्सलाम थे। तो ये रिश्ता जो है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। और कायद आज़म का जब तक इंतकाल हो गया है, दो ही ट्रस्टी थे, एक फ़ातिमा जिन्ना और दूसरे लियाकत अली ख़ान। तो जब ये जहन में रहे बात, तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि इनमें मामलात ख़राब हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं ख़राब, लेकिन उनकी नौयत क्या थी? उनकी नौयत ऐसी नहीं थी कि कायद आज़म ट्रस्ट हटा दें। ये ट्रस्टी अभी भी, देखिए, माल सबसे ज़्यादा अहम होता है, अपनी दौलत, अपने जिसका कहता है कि जो बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, सारे मामला ज़िंदगी के, उसमें ट्रस्टी जो थे दो ही थे, फ़ातिमा जिन्ना और लियाकत अली ख़ान। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं इस बात को लेकर कि कायद आज़म के ख्यालात क्या थे लियाकत अली ख़ान के मुताल्लिक़। लियाकत अली ख़ान को उन्होंने लिखा है कि ये ही इज़ नवाबज़ादा, ही इज़ दो ए प्रोलिटेरियन, यानी नवाब तो है ये, इसमें कोई शक नहीं है। लियाकत अली ख़ान की बेपनाह ज़मीनें थी, ठीक है, 300 गांव की मिल्कियत थी, ठीक है, 2 शहरों की मिल्कियत थी, हज़ारों एकड़ उनकी ज़मीन थी। मगर उनकी मौत जो हुई है वो एक मज़दूर की मौत हुई है, एक गरीब आदमी की मौत हुई है। और कायद आज़म ये बात जो है बहुत अरसा पहले किसी इजलास के दौरान अराउंड 44-45 ये बात कह चुके थे तकरीर के अंदर। मेरे पास वो पिछला सफ़ा नहीं है,
मगर साथ साथ ये जो लिखने वाले हैं काजिम रज़ा, वो चूँकि बता भी रहे हैं कि इनसे मीटिंग में भी वो ये बात कर चुके थे 45 में। तकरीर का इक़्तिबास उन्होंने दिया है और उसके बाद उन्होंने ये भी बयान किया है कि जब कायदे आज़म दिल्ली गए हैं 1945 के ज़माने में, जब इन साहब से मिले हैं काजिम रज़ा साहब से, तो वो उनका अपना मकान था, अपनी हवेली थी, ठीक है, दिल्ली में। मगर उनकी ख़ान लियाक़त अली ख़ान और उनकी बेगम से ऐसे रवाबित थे कि वो उनके घर ठहरे। तो अब ये तो तकरीबन अंदाज़ा हो गया कि कायदे आज़म के लियाक़त अली ख़ान बेसिकली सीधे हाथ थे, दायां हाथ थे, राइट हैंड मैन थे, ठीक है ना। और ये जो चीज़ है, ये यही वजह है कि 43 में कायदे आज़म तो लीडर थे, प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, मगर ख़ान लियाक़त अली ख़ान को उन्होंने ख़ुद नॉमिनेट किया था और इलेक्ट करवाया था जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी सबसे अहम ओहदा होता है प्रेसिडेंट के बाद, सारी तंजीम चलाने वाला शख्स, ठीक है। और ये आप इसे पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है कि बनाने की वजह ये थी कि लियाक़त अली ख़ान दिन रात मेहनत करते थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए। तो अब आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि लियाक़त अली ख़ान कायदे आज़म की निगाह में क्या शख्सियत थे, ठीक है। ये सब मैंने लियाक़त अली ख़ान भाई काजिम रज़ा से लिया है, जिन्होंने बड़ी तनकीदी उस पर निगाह डाली है, और ऐसा नहीं है कि इसे तारीफ़ की है, मगर तारीफ़ के काबिल ये शख्स था ख़ान लियाक़त अली ख़ान, एक अजीम शख्सियत। तो कायदे आज़म ने इसीलिए उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी चुना। आगे चल के हम आपको बताएंगे जो निफाक हुआ है कायदे आज़म का और लियाक़त अली ख़ान का, और मेरे ख्याल में वही एक वजह बना है जिस पे थोड़ा सा इख्तलाफ फ़ातिमा जिन्ना से। लेकिन हम समझते हैं कि क्या कायदे आज़म का कत्ल हुआ या बीमार थे, और बीमारी की नौइयत क्या थी। अब ये है जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल इलाही बख्श जो हैं, ये जनाब क्या कहते हैं, इनको कॉल आई है 21 जुलाई को, ठीक है, कि भाई आप इमीडिएटली ज़ियारत कोयटा पहुँचे। मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, कायदे आज़म उससे पहले ज़ियारत जा चुके थे जुलाई के शुरू में, और वहाँ पर उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, ठीक है। और इनको जो है कर्नल इलाही बख्श को बुलाया गया, और इनको लेने वाले जो हैं वहाँ पर मेजर जनरल मोहम्मद अकबर ख़ान थे, ठीक है, और कौन था, कर्नल जिलानी साहब थे, ठीक है। तो जहन में ये रहे बात कि कायदे आज़म जो थे वो ऐसा नहीं था उनको निगलेक्ट किया गया था कहीं पर, ठीक है ना। और मेजर जनरल सबसे बड़ा ओहदा था उस वक्त, ठीक है। बल्कि ये मेजर जनरल की बाद में बने, उससे पहले ये भी कर्नल थे और लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो ये लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो उनका कायदे आज़म का इलाज मुआलजा शुरू हुआ है, ठीक है। अब ये समझिए कि वहाँ हो क्या रहा था। अब इसके अंदर ये बता रहे हैं कि सितंबर तक, अब ये जुलाई में वहाँ पहुँचे, अगस्त पूरा गुजर गया, सितंबर आ गया, ठीक है। सितंबर का मतलब है 11 सितंबर को कायदे आज़म का इंतकाल हो जाता है। तो सितंबर जब आए हैं तो इनका टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ था कायदे आज़म का, ठीक है, और हार्ट बीट भी जो थी वो इरेगुलर थी और मिसिंग थी, और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। अब जो लोग मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता हैं, ठीक है, और जो लोग अगर वाबस्ता भी नहीं सी, अपने रिश्तेदारों को देख चुके हैं आईसीयू वगैरह में, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसी को ऑक्सीजन दी जा रही हो, उसका नब्ज़ जो है वो इधर उधर चल रही हो, और मतलब रेगुलर ना हो, ठीक है, और बुखार भी हो, ठीक है। तो ये बातें जो हैं वो काफ़ी तकलीफ़देह हैं, ठीक है। और उसमें आप ये पढ़ सकते हैं सब कि जब ये सूरत हाल हुई तो इन्होंने अमेरिका में जो सफ़ीर थे इस्फ़हानी साहब, उनसे रब्ता किया। इस्फ़हानी साहब ने जो है क्या कहते हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर हिंशॉ थे, मेयो क्लिनिक मिनेसोटा, जो अमेरिका की टॉप 6 यूनिवर्सिटीज़ में आता है, अक्सर नंबर 1 यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। तो उनसे रब्ते किए हैं, डॉक्टर मिस्त्री से कराची में रब्ता हुआ है, और उसके अलावा जो है इन्होंने मज़ीद जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो सब कराई हैं, ठीक है। बट उसका नतीजा ये निकला है कि जी अमेरिका में मज़ीद अब कोई इलाज नहीं हो सकता इस बीमारी का, ठीक है। हम बीमारी में भी बात करेंगे,
लेकिन जो कंडीशन इलाही बख्श डॉक्टर इलाही बख्श ने बताई उसके हिसाब से मज़ीद जो है इसका इस मामले का इलाज नहीं हो सकता, वरना तैयारी अमेरिका ले जाने की भी थी। और उसके साथ साथ ये देखिए आप कि ऑल जितनी भी मेडिकल सप्लाइज थी, कायदे आज़म को पैथोलॉजिस्ट ज़ियारत में आ गया, एक्सरे मशीन पोर्टेबल ज़ियारत में लाई ले जाई गई। उस ज़माने में अंदाज़ा कीजिए कि ज़ियारत जो था बहुत दूर था कोयटा से, वहाँ गाड़ियों से जाना होता था और वो भी मुश्किल रास्ता होगा, लेकिन हर चीज़ वहाँ पहुँचाई जा रही थी। और जो सेक्रेटरी जनरल थे, जनरल सेक्रेटरी जो भी कह लें हुकूमत पाकिस्तान के, वो डायरेक्ट राब्ते में थे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के। हम पिछली स्लाइड में चीज़ देख चुके हैं, मैं बताना आपको भूल गया था। तो फ़ातिमा जिन्ना जो थी वो जनरल सेक्रेटरी जो थे हुकूमत पाकिस्तान से, उनके बराह रास्त राब्ते में थी। ठीक है, हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि अब कायदे आज़म की सिचुएशन क्या थी। अब आप इसके अंदर पढ़ लीजिए, ये मैं पहले भी स्लाइड में दिखा दिया कि अमेरिका के अंदर इलाज कोई नहीं था इस चीज़ का, जो भी बीमारी थी। अभी तक बीमारी का अगली स्लाइड में बात आएगी, ठीक है। और ये आ गई, नो क्योर हैड बीन डिस्कवर्ड फॉर द ट्यूबरक्लोसिस टर्न इनटू ए लंग कैंसर दैट हैड बाय देन ऑलमोस्ट टोटली कंज्यूम बोथ ऑफ हिज लंग्स। यानी इस वक्त जो सूरत हाल थी वो ये थी कि कायदे आज़म के दोनों फेफड़ों में टीबी भी थी और कैंसर भी था। ये बात हो रही है बिल्कुल सितंबर के उस ज़माने में जब इंतकाल होने वाला है। अच्छा, इसके अंदर हम अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये लिखा भी है कि लियाकत अली ख़ान उनको देखने आए हैं और आधा घंटे वक्त गुजारा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लियाकत अली ख़ान का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये बातचीत नहीं थी। लियाकत अली ख़ान बाकायदा आए हैं, आधा घंटे बैठे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब ये मुलाकात के बाद वापस जा रहे थे, ठीक है, पहले मुलाकात की बात कर लें, हो सकता है आगे मेरे पास कोई स्लाइड ना हो, तो अब यहाँ हम रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर दोबारा ये स्लाइड आई तो हम इस पर मज़ीद रोशनी डाल सकते हैं। मगर ये है कि लियाकत अली ख़ान जब आए हैं, इसमें नहीं है, लेकिन वो जो किताब है माय ब्रदर, उसमें ये लिखा है कि जी फ़ातिमा जिन्ना ने कहा कि जब वो ऊपर आई तो कायदे आज़म ने कहा कि तुम्हें पता है कि ये क्यों आए थे लियाकत अली ख़ान? ये इसलिए आए थे कि मैं कब तक ज़िंदा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये इस बात को आपको मैं अभी से समझाता चलूँ, वरना आपका हो सकता है इंटरेस्ट लूज़ कर जाए। हम मौत और कत्ल इस सब पे हम बाद में बात करेंगे, मगर ये तय है कि ये जुमला ऐसा नहीं था कि जैसा पेश किया जाता है, जैसे लगारी साहब पेश कर रहे हैं, जैसे बलोच साहब पेश कर रहे हैं, जैसे हामिद मीर पेश कर रहे हैं, या जैसे फ़ातिमा जिन्ना ने पेश किया। सीधी सी बात थी। ये बात अभी आप वॉलपर्ट जो है वो आगे बताएंगे, स्लाइड आ जाएगी। एक वज़ीर आज़म है, ठीक है, वो क्या इतना इख्तियार नहीं रखता कि वो अपने गवर्नर जनरल से मुलाकात करे और मुलाकात करके ये अंदाज़ा करने की कोशिश करे कि इनकी बीमारी की नौइयत क्या है और बीमारी की नौइयत के नताइज क्या होंगे। जज्बात अपनी जगह, मगर क्या एक वज़ीर आज़म को इख्तियार नहीं है कि अंदाज़ा करे कि अगर हालात उस तरफ जा रहे हैं कि इंसान को मौत आ जाए तो क्या उसकी प्लानिंग करना, उसका सोचना क्या गलत है? मैं समझता हूं कि कायदे आज़म ने यकीनन ये बात की होगी, मगर वो इस पैराए में नहीं की होगी जैसा इसको लिया गया है। इस पर आइंदा तफसीली बात करेंगे, लेकिन मैं आना चाह रहा हूँ वाक़यात पे दूसरे मसाइल के ऊपर कि क्या हुआ। अच्छा, अब ये आपने पढ़ लिया कि ये जो अरेंजमेंट्स थे, ये इस स्लाइड में आप पढ़ लीजिए। ये इलाही बख्श डॉक्टर इलाही बख्श की किताब से है कि इन्होंने फ़ातिमा जिन्ना से पूछा और इन्होंने उनको यकीन दिलाया कि उन्होंने सारे बंदोबस्त कर लिए हैं। वहाँ एम्बुलेंस भी होगी, नर्स भी होगी। इनका प्लान था गवर्नर जनरल के जो हाउस है उसमें जाने का। ठीक है,
तो सारे प्लानिंग जो आप जहन में रखिएगा इस बात को, कौन कर रहा है? मोहतरमा फातिमा जिन्ना, कायदे आज़म की ट्रस्टेड बहन, जबकि खान लियाकत अली खान उनके ट्रस्टेड भाई जैसे दोस्त, बेहतरीन साथी, वो वजीर आज़म है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कैसा हो रहा है कि लियाकत अली खान इस पूरी पिक्चर में नहीं है और हकीकतन नहीं है? इसको हम आगे चल के समझते हैं। ठीक है ना। अब यह है कि एम्बुलेंस आ गई है। ठीक है, अब एम्बुलेंस जो है वो आप देख सकते हैं कि जब ये एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल नाउस, ठीक है ना, वो वहाँ पर मौजूद थे लेने के लिए। और एम्बुलेंस जो थी वो पहली एम्बुलेंस, उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस, दोनों का बंदोबस्त जो है किसने किया है? मिलिट्री सेक्रेटरी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लियाकत अली खान कहाँ पर है? ठीक है, लियाकत अली खान की बात मज़ीद आएगी। ठीक है, मज़ीद आएगी, मगर उस वक्त आने के लिए मेरे ख्याल में अभी टाइम की हमारी तंगी है। हम इस वीलॉग को फ़िलहाल हम यहाँ पे ही रोकेंगे और इस एम्बुलेंस के वाक़े से हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि लियाकत अली ख़ान का क्या इसमें किरदार था, मनफी था, मस्बत था, सिफ़र था। हम ये बात भी अभी नहीं कर पाए हैं कि क्या कायदे आज़म को किसी ने जहर दिया, कत्ल किया, नहीं किया, तबई मौत थी, ये बीमारी कब से थी, कब तक रही? ये सारे जो सवालात हैं ये अगले जो हम किस्त इसकी जारी करेंगे उसमें हम वो डिस्कस करेंगे। तो उसको मैं यहाँ लिंक भी डाल दूंगा इसके ऊपर, उस पर जो है आप सेकंड फेज देख लीजिएगा। मगर पूरा जो डिस्कशन हमारा है वो इस बात पर है कि लियाकत अली ख़ान का क्या किरदार है। जो लगारी साहब, बलोच साहब, हामिद मीर साहब और भी इन जैसे जो लोग हैं जो महाजिर कौम से नफ़रत करते हैं, जो लियाकत अली ख़ान की तमाम बेहतरीन सलाहियतों के बावजूद उन पर उंगलियां उठाना चाहते हैं। उंगली उठाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम जो उंगलियां उनकी तोड़ना चाहते हैं, हम जो उठती हुई उंगलियां हैं वो उनकी तरफ पलटाना चाहते हैं कि तुम बताओ ये सब क्या था और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।